नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी को पढ़ने वाले हैं। कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी है राजा निर्बंसिया, जिस पर UGC नेट में बहुत प्रश्न बनते हैं और हम एक एक चीज़ जानेंगे। और शुरू करते हैं तब। कमलेश्वर जिनका कि जन्म कब हुआ था, ध्यान में रख लेंगे। इनका जन्म हुआ था, जन्म के संबंध में बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ है 1 जनवरी 1932। ये ध्यान रख लीजिए, केवल 1932। कहाँ? मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। और कमलेश्वर को जब हम पढ़ते हैं तो इनके संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये जानने की है कि कमलेश्वर नई कहानी में प्रचलित त्रिकोण के एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। अब ये त्रिकोण क्या है? त्रिकोण जिसमें कौन कौन सम्मिलित हैं? एक तो राजेंद्र यादव है, मोहन राकेश है और तीसरे स्वयं कमलेश्वर हैं। ठीक, कमलेश्वर के संबंध में कुछ चीज़ें और जान लीजिए। कमलेश्वर जिनकी कहानी बहुत प्रसिद्ध है, एक तो हम राजा निर्बंसिया पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा क्या क्या प्रसिद्ध है वो सभी देख लेते हैं। राजा निर्बंसिया के अलावा राजा निर्बंसिया का प्रकाशन वर्ष ध्यान में रखेंगे। एक एक चीज़ हम पढ़ते चलते हैं, जो भी इस YouTube चैनल से जुड़े होंगे उनको ये जानकारी होगी। ठीक, राजा निर्बंसिया जिसका कि प्रकाशन वर्ष क्या है? जिसका कि प्रकाशन वर्ष है 1957, ध्यान में रख लीजिएगा। दूसरी नंबर की कहानी है इनका कस्बे का आदमी, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और क्रम से कहानी को इनका ध्यान रखेंगे। रचना वर्ष, प्रकाशन वर्ष। ठीक, कस्बे का आदमी जिसका कि प्रकाशन वर्ष क्या है? 1958। तीसरी नंबर इनकी कहानी है खोई हुई दिशाएं। पूछा जाता है, इनकी सभी रचनाएं पूछी जाती हैं तो ध्यान में रखेंगे। खोई हुई दिशाएं, जिसका कि प्रकाशन वर्ष क्या है? खोई हुई दिशाएं का प्रकाशन वर्ष है 1963। इसके अलावा मांस का दरिया, ये तो बहुत बार पूछा गया है, इसको तो ध्यान में रखना जरूरी ही है। मांस का दरिया जिसका कि प्रकाशन वर्ष क्या है? 1966। इसके अलावा है बयान, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? जिसका प्रकाशन वर्ष है 1973। इसके अलावा एक तरह से अन्य का अंतिम कह सकती हूँ, आज़ादी मुबारक। ठीक, आज़ादी है ये, ध्यान में रखेंगे। फिर से लिख देती हूँ, आज़ादी मुबारक, जिसका कि प्रकाशन वर्ष क्या है? जिसका प्रकाशन वर्ष है 2002। ये हुई इनकी इनकी रचना के संबंध में इतनी कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। ये कहानी नहीं है, कहानी संग्रह है। ठीक, और इसके साथ ही कमलेश्वर के संबंध में ये ध्यान रखना है कि कमलेश्वर किस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कहलाते हैं? तो समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कहलाए हैं। कौन? कमलेश्वर, ध्यान में रख लेंगे। समांतर कहानी का प्रकाशन वर्ष किस पत्रिका के माध्यम से हुआ था? तो इसमें से अधिकांश लोगों की जानकारी होगी, अगर नहीं है तो ध्यान में रख लीजिए। कमलेश्वर ने किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक कहलाते हैं कमलेश्वर? तो वो कहलाते हैं समांतर कहानी आंदोलन के। ठीक, और इसका प्रकाशन वर्ष सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ है और 1972 में हुआ है। ये हुई कमलेश्वर के संबंध में कुछ रचनाएं और उनके संबंध में महत्वपूर्ण बातें। अब आगे चलते हैं, अपनी रचना पर आते हैं। और इसके अलावा जो मैंने अभी समांतर कहानी बताया, समांतर कहानी को थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, ताकि पूछता है तो हमें एक एक चीज़ बिंदु को नोटिस करते चलना है। ठीक, ताकि हमारा एक भी प्रश्न परीक्षा में छूटे नहीं। समांतर कहानी क्या है? जिसका प्रवर्तक रहे हैं जिसके कमलेश्वर, तो उसके संबंध में जान लेते हैं बात। इस आंदोलन के कहानीकार वामपंथ के विचारों से सहमत हैं। ध्यान में रखेंगे, किस विचारधारा के समर्थक कहलाते हैं? तो ये ध्यान में रखेंगे, वामपंथी विचारधारा के समर्थक कहलाए हैं समांतर कहानी के समर्थक। ठीक, से सहमत थे कि साहित्य के केंद्र में आम आदमी होना चाहिए। अब ये ध्यान में रख लेंगे, समांतर कहानी के जो प्रवर्तक कहलाए हैं उनके अनुसार कौन साहित्य के केंद्र में होना चाहिए? तो आम आदमी साहित्य के केंद्र में होना चाहिए। किंतु वे
समाजवादी के सर्वहारा चिंतन से सहमत नहीं थे। इसके साथ ही क्या सहमत नहीं है, वे समाजवाद के जो सर्वहारा कंसेप्ट है उनके, उससे सर्वहारा चिंतन है उससे सहमत नहीं है। इनके अनुसार सर्वहारा एक खास सिद्धांत से जुड़ा शब्द है और भारत में आम आदमी की समग्रता के प्रति न्याय नहीं कर सकता। समांतर कथाकारों ने देश में आम आदमी के आर्थिक अभाव, संघर्ष, समस्याओं को पहचाना और इसी चेतना ने उन्हें आम आदमी को साहित्य में को केंद्र में रखने की प्रेरणा दी। यही बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ ध्यान में रखेंगे कि समांतर कहानी आखिर किसे केंद्र में रख कर चलता है। समांतर कहानी जो है किस प्रकार की कथा को लेकर चलता है, किस प्रकार की साहित्य को केंद्र में रखकर चलता है। तो समांतर कहानी देश में आम आदमी के आर्थिक अभाव, आम आदमी जो हम आप जैसे जो लोग हैं उनके क्या, उनके आर्थिक अभाव, ठीक, उनके संघर्ष और समस्याओं को पहचानना और इसी चेतना ने उन्हें आम आदमी को साहित्य में केंद्र में रखने की प्रेरणा दी। किसे? समांतर कहानी के समर्थकों को। ध्यान में रख लेंगे, समांतर कहानी किसे केंद्र में रख के चलता है? आम आदमी की पीड़ा को, आम आदमी के आर्थिक अभाव को, उसकी समस्याओं को। ठीक, आम आदमी का संघर्ष उस शोषण प्रधान व्यवस्था से है जिसमें समाजवादी पूंजीवादी और संप्रदायवादी शक्ति की साजिश सम्मिलित है। ये आम आदमी का संघर्ष है किससे? यह भी ध्यान में रखेंगे। ये इस कहानी आंदोलन के प्रवर्तकों का मानना है कि इस कहानी आंदोलन का संघर्ष किससे है? उस शोषण प्रधान व्यवस्था से है जिसमें कौन कौन सम्मिलित है? एक तो सामंतवाद है, पूंजीवाद है, संप्रदायवादी शक्तियां हैं। ठीक, इन्हीं से आम आदमी का विद्रोह है, संघर्ष है। समांतर कहानी में इस संघर्ष को बखूबी चित्रित किया गया है। समांतर कहानी संस्थाओं और व्यवस्थाओं के वर्ग चरित्र की पहचान करती है तथा उन्हें बेनकाब करती है। कौन? समांतर कहानी। ध्यान में रखेंगे। ठीक, समांतर कहानी में शिल्प का आग्रह नहीं है। कहानी को अमूर्त बनाने वाले शिल्पगत तत्व, बिंब, प्रतीक आदि का निषेध है। ध्यान में रख लेंगे कि किसमें बिंब, प्रतीक आदि का निषेध है, जिसमें किस कहानी आंदोलन में? तो ध्यान में रख लेंगे वह समांतर कहानी आंदोलन में। क्यों? क्योंकि इसमें शिल्प का कोई आग्रह नहीं है, ऐसा कोई बंधन नहीं है शिल्प से संबंधित। ठीक, किसकी भाषा है, इसमें इसकी भाषा शैली इस ऐसी होनी चाहिए, इसकी शैली इस प्रकार होनी चाहिए, इसमें बिंब हो, प्रतीक हो, नाना प्रकार के तामझाम हो, ये निषेध करता है समांतर कहानी इन सभी चीज़ों का। ठीक, विषय के अनुरूप भाषा रूपाकार ग्रहण करती चलती है। किसके अनुरूप? विषय के अनुसार भाषा होनी चाहिए। इनके अनुसार वह सहज, बेधक और अनौपचारिक है। ध्यान में रख लेंगे, जो समांतर कहानी है, जो जिसको हम पढ़ेंगे राजा निर्बंसिया, समांतर कहानी के प्रवर्तक ही रहे हैं कमलेश्वर, तो हम समझ सकते हैं कि राजा निर्बंसिया में क्या होगा, एक तरह से मध्यम वर्ग की समस्या ही होगी। ठीक, जो कि एक आम आदमी की समस्या है। ठीक, जिसका विद्रोह है पूंजीवाद से, साथ ही सामंतवाद से विद्रोह है, इसके साथ ही संप्रदायवाद से विरोध है। ठीक, और उनके अनुसार भाषा कैसी होनी चाहिए? सहज, बेधक और अनौपचारिक। आम आदमी सिर्फ आम आदमी है। वह किसान, मजदूर, क्लर्क, सर्वहारा वर्ग में बटा हुआ न होकर एक संश्लिष्ट व्यक्ति है। कौन कह रहा है? डॉक्टर विनय कह रहे हैं। किसके संबंध में? जो समांतरवादी कहानी के विचार हैं, एक तरह से उसके मूल में क्या है कि एक आम आदमी है। ठीक, वह मजदूर है, क्लर्क है और भिन्न भिन्न वर्गों में बटा नहीं हुआ है, वह एक संश्लिष्ट व्यक्ति है। ठीक, संश्लिष्ट माने क्या है? वो भिन्न भिन्न प्रकार से बटा नहीं हुआ है, वो एक है। इसके साथ ही मधुरेश का एक कथन जो प्रमुख है वो ध्यान में रखने योग्य है। मध्यकालीन कवियों की तरह कमलेश्वर का यह आम आदमी भी एक निर्गुण, अमूर्त, निराकार और रूपहीन तत्व है, जिसे आसानी से देख, पहचाना,
पाना असंभव है। ध्यान में रख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। किसके संबंध में? मधुरेश ने कहा है कि मध्यकालीन कवियों की तरह कमलेश्वर का यह आम आदमी भी एक निर्गुण, अमूर्त, निराकार और रूपहीन तत्व है जिसे आसानी से देख और पहचान पाना असंभव है। कौन कह रहा है? मधुरेश का कथन है कमलेश्वर के संबंध में। अब हम आ जाते हैं अपने स्लाइड पर, अपनी कहानी पर। ठीक, राजा निर्वंशिया जो कि कहानी संग्रह है। ठीक, और ये क्या है? कमलेश्वर की प्रथम कहानी संग्रह है, यह भी ध्यान में रखेंगे। कमलेश्वर की पहली कहानी संग्रह का क्या नाम है? राजा निर्वंशिया, जिसका कि प्रकाशन वर्ष 1957 है। ठीक, अब राजा निर्वंशिया में कौन कौन सी अन्य कहानियां संग्रहित हैं, यह भी देख लीजिए। कौन कौन सी है? देवा की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़ और राजा निर्वंशिया, जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में है और हमें पढ़ना भी है। ये सभी कहानियां हैं राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह में संकलित। अब जो राजा निर्वंशिया है, इस कहानी एक तरह से मैं कहूँ कथा सार क्या है? राजा निर्वंशिया की पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा की आधुनिक कथा के द्वारा समांतर दोहरी कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण करती यह एक कहानी है, और यह एक नई कहानी है। किस प्रकार की? नई कहानी है। ठीक, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि समांतर कहानी के केंद्र में कौन है? एक आम आदमी है। ठीक, और यह जो है राजा निर्वंशिया, हम देखेंगे इसमें दो तरह की कथा चलती है। एक पौराणिक कथा के माध्यम से ये क्या कर रहे हैं? पौराणिक कथा के साथ साथ इसमें एक आधुनिक कथा चल रही है, और किसकी? चंदा की। ठीक है, और उसके माध्यम से क्या करते हैं? उसके द्वारा समांतर दोहरी जो कथा है उसको और उसकी जो विसंगतियां है उसको लेखक सामने लाता है। चंदा जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से हताश है। चंदा कौन? चंदा जो कि जगपति की पत्नी है, वह त्रस्त हो चुकी है उसकी बीमारी और उसकी बेरोजगारी से। और अब किसी का पति बीमार है और जो महिला आर्थिक रूप से सक्षम भी नहीं है, तो वह क्या होगी? आर्थिक मजबूरी से क्या होगी? हताश ही तो होगी। ठीक, अब कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है? जगपति। जगपति कौन है? ये ध्यान में रखेंगे, कथावाचक का स्कूल का दोस्त। ठीक, कहानी के अनुसार जगपति कथावाचक के स्कूल का दोस्त है। वकील के यहाँ ये क्या करता था? वकील के यहाँ यह मुहर्रिर था। ठीक, मुहर्रिर था कौन? जगपति। ध्यान में रखेंगे कौन था ये? वकील के यहाँ मुहर्रिर था जगपति। और ये कौन है? चंदा का पति है। दूर के रिश्तेदार दयाराम की शादी में डकैतों से लड़ते हुए घायल होता है। कौन? जगपति। वहीं से ये कहानी अपनी दिशा लेना आरंभ करती है। ठीक, अब इसके साथ ही यह एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है। अफीम और तेल पीकर आत्महत्या करता है। ये कहानी के अंत में देखेंगे तो आत्महत्या कर लेता है। और क्या चीज़ से किससे आत्महत्या करता है? अफीम और तेल पीकर ये आत्महत्या करता है। मरते वक्त दो पर्चे छोड़ता है, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम छोड़ता है। ध्यान में रखेंगे। ठीक, अभी चंदा कौन? चंदा जगपति की पत्नी है। हाथों का कड़ा बेचकर पति का इलाज कराने को तैयार है। ये जो उसकी पत्नी है, हाथों का उसके सोने का कड़ा होता है कि चांदी का कड़ा होता है, आगे हम देखेंगे, उसे भी बेच कर ये अपने पति का इलाज, पति कौन है इसका? जगपति, उसका इलाज करने को ये तैयार होती है। बचन सिंह के साथ गर्भवती होने के आरोप में मायके में रहने को बाध्य हो जाती है। कौन? ये चंदा। आगे हम कहानी पढ़ेंगे तो ये सभी चीज़ें सामने आएंगी आपके। अंत में मधुसूदन के साथ जाने की सूचना किसके द्वारा? मुंशी जी के द्वारा मिलती है। जगपति तथा चंदा मैनपुर के निवासी हैं तथा संतानहीन है। कौन? कहाँ के निवासी है? मैनपुर के निवासी है, मैनपुरी, और संतानहीन है। बचन सिंह अस्पताल का
कंपाउंडर है, ध्यान में रखेंगे। बचन सिंह जो पात्र आता है वो कौन है, अस्पताल में कंपाउंडर है। रमैनपुरी के सदर अस्पताल में तबादला उसका हो गया है, ठीक। लड़की के धंधे में जगपति का साझीदार, लकड़ी के धंधे में इसका, आगे हम देखेंगे तो ये जो है लकड़ी का कारोबार करता है जगपति, ठीक। तो उसी में साझेदार बनता है कौन, बचन सिंह, ठीक। राजा निर्वंशिया, अब राजा निर्वंशिया कौन है, एक राज्य का संतानहीन राजा। कौन, राजा निर्वंशिया कौन था, हमने पढ़ा कि दो तरह की कथाएं चलती हैं, एक पौराणिक और एक आधुनिक। आधुनिक कथा में कौन कौन से पात्र हैं, एक तो जगपति स्वयं, चंदा और बचन सिंह, ठीक। जगपति, चंदा, बचन सिंह। अब जो पौराणिक कथा है, पौराणिक कथा चलती है, उसमें कौन कौन से पात्र आते हैं, तो उसमें आता है राजा निर्वंशिया। कौन है वह, एक राज्य का संतानहीन राजा है, ठीक, कुशल शासक है। मेहतरानी के भला बुरा कहने पर राज्य का त्याग कर देता है, कौन, राजा निर्वंशिया। अब रानी कौन, रानी मंत्री के साथ राजा को ढूंढती जाती है। एक प्रसंग में भटियारिन के रूप में राजा के सम्मुख उपस्थित होती है। किस रूप में, भटियारिन के रूप में राजा के सम्मुख उपस्थित होती है। जब मेहतरानी कह जाती है कुछ राजा को, तो क्या करता है, राजपाट छोड़कर चला जाता है, तो भटियारिन के रूप में रानी उसको ढूंढती है। अंत में 2 पुत्र को जन्म देती है। कुल देवता के मंदिर में सतीत्व की परीक्षा देती है, कौन, रानी। गौड़ पात्र, इसमें गौड़ पात्र कौन कौन है, माँ, कथावाचक की माता, ठीक, जो बच्चे को राजा निर्वंशिया की कहानी सुना रही है, ध्यान में रख लेंगे, ठीक। आरंभ में ही कोई लेखक कहते हैं कि राजा निर्वंशिया की कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, वो माँ के मुंह से सुन रहे हैं, ठीक। तो माँ कौन है, कथावाचक की माँ है, ठीक, जो बच्चे को क्या कर रही है, राजा निर्वंशिया कहानी की कथा सुना रही है। कथावाचक मैट्रिक पास है, ठीक। इसके अलावा जमुना सुनार का जिक्र आता है, एक चाची का जिक्र आता है। अब विशेष क्या है इसमें, लोक कथात्मक शैली पर आधारित, किस प्रकार की कहानी है, किस प्रकार की शैली का प्रयोग हुआ है, तो कथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है राजा निर्वंशिया कहानी में। प्राचीन एवं आधुनिक युग की 2 समांतर कथाएं इसमें क्या चलते रहती हैं। प्राचीन जो कथा चलती है उसमें कौन, राजा निर्वंशिया, रानी, ठीक। और इसके साथ ही ये सभी कुछ पात्र होते हैं प्राचीन में, और आधुनिक में कौन कौन, जगपति, चंदा और बचन सिंह, ये सभी पात्र होते हैं। इसके साथ ही इसमें क्या, राजा निर्वंशिया की कथा है और जगपति और चंदा की कथा है। यही दो कथाएं, एक तो पौराणिक है जो, और एक आधुनिक है। ये 2 कथाएं समांतर रूप में चलती हैं। दोनों कथाओं की अंतिम परिणति में भेद के माध्यम से आधुनिक जीवन की जटिलता को प्रस्तुति है। क्या है, अंत में जाके दोनों कथाएं की अंतिम परिणति में क्या होता है, भेद होता है, ठीक। और इसी के माध्यम से वो कमलेश्वर आधुनिक जीवन की जटिलता को प्रस्तुत करते हैं, ठीक। अब हम थोड़ी सी भूमिका देख लेते हैं, कहानी में क्या भूमिका के रूप में इन्होंने, कमलेश्वर ने लिखा है। आज के हर कहानीकार में कुछ कहने के लिए एक अजीब सी अकुलाहट और बेबसी है, जो निश्चय ही इस संक्रांति काल की देन है, जिसमें एक और यदि हमारी संवेद्य शक्ति पर दबाव डाला है, तो दूसरी ओर हमारी चेतना को भी जागृत किया है। ध्यान में रख लेंगे किस कहानी की भूमिका से लिया गया है, तो ये राजा निर्वंशिया, ठीक। नई कहानी एक और भी उपलब्धि है, नई कहानी की क्या है, एक और भी उपलब्धि है, नई भावभूमियों का सृजन, ठीक। ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी कहानी पर। कहानी आरंभ होती है, एक राजा निर्वंशिया थे, ठीक। माँ कहानी सुनाया करती थी। हम गौड़ पात्रों में देख चुके हैं कि जो
कथावाचक है उसको कहानी कौन सुना रहा है, उसकी माँ, ठीक है। और किसकी कहानी सुना रही है, राजा निर्वंशिया। और राजा निर्वंशिया जो है, दो प्रकार के इसमें पात्र हैं, हम पढ़ चुके हैं, एक आधुनिक है और एक पौराणिक है। तो राजा निर्वंशिया जो है ये पौराणिक पात्र हैं। उनके आसपास ही चार पांच बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरे पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता, उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरे रखी जाती थी, जिसमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता, बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती और मंगल घाट रखा रहता, जिस पर रोली से सथिया बनाया जाता था। ठीक, सथिया मतलब एक तरह से रंगोली बनाया जाता था। ठीक, सभी बैठे बच्चे के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। एक राजा निर्वंशिया थे, माँ सुनाया करती थी। उनके राज्य में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना कामकाज देखते थे। वर्ण माने वर्ण के लोग। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के साथ महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था जगपति। ठीक, उनके अनुसार कौन था, जगपति था। ठीक है, जो कि उनके क्लास का कौन था, एक तरह से उनको अपना क्लास का सहपाठी टाइप मान रहे हैं कथावाचक। ठीक है, किसको, जगपति को। तब जगपति से मेरी दांत कटी रोटी थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते थे। ठीक, दोनों साथ ही साथ पढ़ते थे, कथावाचक और जगपति। दोनों एक से घर में थे, इसीलिए बराबरी की नियुक्ति थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे में ही वकील के यहाँ मुहर्रिर बन जाता है। कौन, जगपति क्या बन जाता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मुहर्रिर बनता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वाले का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी। लड़की वालों का क्या विश्वास था कि शादी के बाद लड़की विदा नहीं होगी। ठीक, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भावर पड़ेगी जब पहली विदा की सायत होगी और तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। जगपति की पत्नी हम पढ़ चुके हैं, जगपति की पत्नी का क्या नाम है, चंदा, जो कि थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है। पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वाले ने तय किया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे काली लुल्ली हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलाइयाँ लेकर घर की चाबियाँ सौंप दी। गृहस्थी की ढंग बार समझा दिया। जगपति की माँ ने जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहरिया दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी। पर सांस का रोग था। किसे, सांस का रोग किसे था, जगपति की माँ को। एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था।
चंदा को, चंदा कौन? जगपति की पत्नी, उसका क्या नाम है? चंदा। क्या समझाया था? बेटी जगपति को लाड प्यार का पाला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसकी छोटे छोटे हठ को पूरा करती रही हूँ। अब तुम ध्यान रखना। इस किसने कहा था? ये कहा था जगपति की माँ ने। ठीक। फिर रुककर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में ककरने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना ना कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ? उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर भंग में रंग कर देंगे, पर बेटा इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला। कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गया और वे जगपति की देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई थी। क्या कहा था उसकी माँ ने? कि जगपति जब से लायक हुआ है तब से रिश्तेदारों की आंखों में ककराने लगा। ये तो अभी वास्तविक यथार्थ भी है। ठीक। जगपति कहाँ क्या हो जाता है? मुहर्रिर बन जाता है। मुहर्रिर बन जाता है तो लोग क्या करने लगते हैं? उससे ईर्ष्या भाव करने लगते हैं। ठीक। वही चीज़ें कह रही हैं उसकी माँ और कहते कहते मृत्यु हो जाती है। एक अरमान उसके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में न ले पाई थी। 4 वर्ष हो गया था लेकिन चंदा को कोई बच्चा नहीं हुआ था और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रही। ध्यान में रखेंगे, पूछा गया है। घर में जैसे चारों तरफ उदारता बिखरी रही, अपनापा बरसता रहा। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरी में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडलियों की खनक उसके कानों में बस गई थी, हर दरवाजे की चरमराहट पहचान गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए, माँ सुनाती थी। राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफ़ा जब गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। राजा आखेट को जाते थे, आखेट मतलब शिकार के लिए जाते थे। ठीक। कितने दिन बाद वो आ जाते हैं? 7वें रोज वो आ जाते थे, किंतु उस दिन नहीं आए। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी ने एक मंत्री को साथ लेकर, रानी क्या करती है? एक मंत्री को लेकर साथ में लेकर खोज में निकली। और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। अब और आधुनिक युग में क्या हो रहा है? आधुनिक युग जो जगपति है वो क्या कहाँ जाना पड़ता है? उसको एक रिश्तेदारी के शादी में जाना पड़ता है। उसके दूर के रिश्तेदार के भाई दयाराम की शादी थी। ध्यान में रखेंगे, किसकी शादी में गया था? दयाराम की। कहा गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर 6ठे दिन ही खबर मिली कि बारात लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबर पहुंचा दी थी और लड़की वाले ने दयाराम का घर सोना चांदी से पट दिया है। क्या हुआ था कि ये किसी ने ये फैला दिया था खबर कि लड़की वालों ने बहुत सोना चांदी दिया है दयाराम को। ठीक। आखिर पुस्तौनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूक चलाई तो सबकी घिघी बंध गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोककर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया, फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाज़ा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई, ये हवाई बंदूक इन ठेल पिटाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएगी जवानों। कौन कह रहा है? जगपति की
ये हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई, यहाँ तो तेल मुझे जहाँ तक लग रहा होना चाहिए था, तेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएगी। कौन कह रहा है? तो ये कह रहा है जगपति। ठीक, आगे चलते हैं। पर दरवाजे तड़ तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांघ को पार करती निकल गई। कहाँ लगी उसको? जांघ पर। और दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कूल्हे में समाकर रह गई। एक तो क्या लगी? एक गोली जगपति के जांघ पर को पार करती हुई निकल गई और दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कूल्हे में समा गई। मतलब 2 गोलियां लगी थी, एक जो जांघ को आर पार करती हुई निकल गई थी और दूसरा कूल्हे में जाकर समा गई थी। चंदा रोती कलपती और मनौतियां मानती जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनाई थी उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल दयाराम के गांव का 4 कोस पड़ता था, मतलब 4 कोस दूर था घर से, दयाराम के घर से। दूसरे तीसरे वहाँ के आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की ज़रूरत होती पहुँचा जाते, पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं, जांघ की हड्डी चरक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन के 6 इंच घाव थे। किसके? जगपति के। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल करते थे। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। बहुत ही व्यंग्य है, सार्थक व्यंग्य है जो क्या कह रहे हैं कमलेश्वर कि बड़ा आदमी, बड़ा डॉक्टर किसके लिए था? बड़ा डॉक्टर कस्बे के बड़े आदमियों के लिए था। ठीक, छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किल से लेकर मरीजों की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों की सिर्फ 6-7 खाटें थीं। मरीज जो के कमरे में लगा दवा बनाने का कमरा था, मरीजों के कमरे से अलग दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक और आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बचन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते थे। हम पढ़ चुके हैं बचन सिंह कौन था? कंपाउंडर था। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते थे या गिर गिराकर हाथ पांव तोड़ लेने वाले एकाध लोग। छठे छमा से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। किन्हीं औरतों को, तो औरतें तो ऐसे भी क्या होती हैं, या तो उनको कुछ हो तो छिपाती हैं, ठीक, और अगर कुछ हो भी जाए तो पुरुष उसे ले जाना ही नहीं चाहते हैं डॉक्टर के पास। कभी कोई बीमार पड़ती थी तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उनके जीने मरने की कोई खबर तक ना मिलती थी। ठीक, उस दिन बचन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। कौन? बचन सिंह क्या करने आया था? जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया था। उसने आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक बांधने के लिए खोल रहा हो। कौन? जगपति किस प्रकार पट्टी को खोल रहा था? बहुत लापरवाही से खोल रहा था। ठीक, चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोककर खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करते जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। एक तो बचन सिंह क्या कर रहा था? अन्य रोगियों से बात करता जा रहा था और 1 मिनट के लिए देखता और फिर उतारने लगता। और उसका उतारने में क्या था? एक तरह की लापरवाही थी। और किस प्रकार था
कि जैसे बंधी पगड़ी को सही से बांधने के लिए, ठीक ठिकाने पर करने के लिए खोल रहा हो, मतलब बहुत ही लापरवाही से। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह कराह उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। जगपति ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुंह में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बारगी मछली सा तड़प कर रह गया। बचन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू चू पड़ा। बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने छू दिया। ध्यान में रखेंगे, पूछा गया है। आहो कराहो दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए वह बिल्कुल अलग रहता था, फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को बालू सा छील देता था। उसके मन में जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और बच्चे की तरह फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। कैसा था? पहले उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि मरीजों को क्या हो रहा था। फोड़ों को आम की तरह दबाता था, ठीक, खाल को आलू की तरह छीलता था, ठीक। उसके मन से क्या था, दर्द का जो एहसास होता है वो हट गया था, उठ गया था, ठीक। किंतु जब चंदा का आंसू उसके ये पर पड़ता है, उंगली पर, बाह पर पड़ता है, तो वो क्या होता है, थोड़ा से के लिए सहम जाता है, ठीक, और फिर फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगता है। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, चच रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। वह बेपरवाही तो चीख और कराहो की एक रास्ता से उसे मिलती थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। अब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक उन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घेरे रही। उन्हीं दो आंखों मतलब चंदा की आंखें, ठीक। और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाई को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते अपनी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को उसकी कला क्या कर रहा था, पानी देती जा रही थी उसको हाथ धोने के लिए। वह उस चंदा की क्या देखते जा रहा था, वह उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ से इशारा करके बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना। जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लेगा। अच्छी से अच्छी दवाई करूँगा। दवाई तो ऐसे हैं कि मुर्दों को चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी ये कौन कह रहा है, ध्यान में रखेंगे, कौन कह रहा है, दिल छोटा मत करना। जांग का घाव 10 रोज में भर जाएगा, लेकिन कूल्हे के घाव को भरने में कुछ समय लगेगा, ठीक। अच्छे से अच्छे दवाई दवाई दूंगा, ठीक, जो कि मुर्दे को भी चंगा कर देती है। ऐसी दवाइयाँ होती हैं पर जो कि हमारे अस्पताल में नहीं है, ठीक। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल में नहीं आ सकती, किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वे दवाइयाँ, चंदा ने पूछा। आ तो सकती हैं, पर मरीज को अपना पैसा खर्च करना पड़ता है, बच्चन सिंह ने कहा। जब बच्चन सिंह ने कहा था कि ऐसी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मुर्दे को भी चंगा कर देती है, किंतु वो दवाइयाँ हमारे अस्पताल में नहीं है। इस पर क्या कहते हैं चंदा, तो क्या ये दवाइयाँ हमारे अस्पताल में नहीं आ सकती? तो बच्चन सिंह कह रहा है आ तो सकती है, किंतु मरीज को क्या करना होगा, अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक। चंदा चुप रह गई तो बच्चन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल गया, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। रही दवाइयाँ तो कहीं ना कहीं से इंतजाम करा के ला दूंगा, महकमे से मंगाएंगे तो
आवते महीनों लग जाएंगे। शहर के किसी डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयों की बड़ी ज़रूरत है उन्हें। अच्छा, देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। चंदा ने कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी से उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से बैठकर क्या करती है वो आकर जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही। नाखूनों से अपने पोरे से, नाखूनों को क्या होता है, नाखूनों को अपने पोरे से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ता चला। बचन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला। कुछ ताकत की दवाइयाँ की तुम्हें ज़रूरत है, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बाहर ही पैर फैलाया जा सकता है। क्या कहता है वो? चादर के बराबर ही पांव फैलाया जा सकता है। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। तुम तो देखा जाएगा। कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे एक दिन के जगह 4 दिन लग जाए। क्या कह रहा है कि उधार से नहीं होगा, चाहे एक दिन की जगह 4 दिन लग जाए। इनमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है। एक बार लगे तो तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। कौन कह रहा है? ध्यान में रखेंगे, जगपति। ठीक, कि तुम नहीं जानती, कर्ज क्या होता है? कोढ़ का रोग होता है, जो एक बार लग जाए तो तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। लेकिन वो जब उसको काटने लगी, फिर कहते कहते वो रुक गई। कौन? चंदा। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेट रहा। और तीसरे रोज जगपति के सिराहने कई ताकत की दवाइयाँ रखी थी और चंदा के ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंचाई गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थीं, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो। चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। कौन? जगपति की स्थिति। ठीक। चंदा ने देखा तो यह सब सह ना पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए हैं? पर वह खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिलमिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखर हुई पीड़ा से उसे जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है। मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था, उसी से आई हैं। क्या कह रही? देखती है कि उसकी स्थिति किस प्रकार की थी। उसके पूरा चेहरे पर पीड़ा की छाप थी। तो वह क्या कहती हैं कि मैंने ये दवाइयाँ किसी मेहरबानी में नहीं आई है, बल्कि मैंने उसे अपने कड़ा को बेच कर मंगवाया है। ठीक, मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा, और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया। कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बचन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह
रॉ में बड़ी बड़ी बातें कहा जाता है, ज्ञानी की तरह सीख दे जाता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बचन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। बचन सिंह ने क्या किया था, उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया था। ठीक, कमरे से निकली तो सीधे कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने में चली गई, जहां बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाकर लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था और यह भी कि क्यों बचन सिंह का आसान अभी से लाद लें। पति के लिए जेवर की कितनी औकात। वह बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज कुर्सियों और दवाइयों के अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरे अंधेरे ही पड़ा था, वैसा कमरा क्या था, अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त से अधिक प्रकाशमान होकर कोने के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। बचन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जिसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया हो और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती जा रही हो। धीरे नीचे अंधेरा एकांत घुटन पाप। बचन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बचन सिंह के सामने क्षण भर ऐसी परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जवाब को दबाते हुए जैसे वायु की स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज़ इतनी बेआवाज़ थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक कि उन खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बचन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती थी और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती थी। दवाखाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीज के कमरे में एक कराह की आवाज़ दूर मैदान को छोकर जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने को आई थी तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप। और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा, ध्यान में रखें कैसा कड़ा था, किसका था, सोने का कड़ा, धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बच्चन सिंह उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंख उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे। उनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उसने झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर। कालिख बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ रही थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिख में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार
जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच में फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थीं। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे। उसमें असमंजस था, पीड़ा थी और निरीहता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की पीड़ा से कोई ऐसी पश्चाताप जैसी धूमिल चमक। रानी मंत्री के साथ, अभी पौराणिक कथा शुरू हो रही है, ठीक। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात सूल सी गड़ती रही कि उनकी कोई संतान न थी। दोनों राजा रानी के कोई संतान नहीं थे। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन जब बचन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी सदर अस्पताल में हो गया। ध्यान में रखेंगे कहाँ हो गया, मैनपुरी सदर अस्पताल में, ठीक। किसका तबादला? बचन सिंह का। और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बचन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा है तो कुछ मदद मिलती रहेगी। अब क्या लगा जगपति को कि कहाँ जा रहा है, कि उसके अस्पताल में, मतलब चंदा और जगपति कहाँ रहते थे? मैनपुरी में ही, ठीक। आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा? पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अकथ भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बिंध सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखा धुएं की तरह, लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी और मन के में छिपे संदेह के राक्षस बाना बादल योगी के रूप में घूमने लगा, ठीक। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उनकी गली में तो शाम में ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काटकर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी, जमुना सुनार हमने एक पात्र पढ़ा था। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फींक रही थी, जिसके दराजदार दरवाजे में लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी की मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मीज़ान लगाने में मशगूल थे। पर जगपति के घर का दरवाज़ा खटका तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे घर के भीतर से ऐलान कर दिया, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए हैं, ठीक।
और कौन आया है? कुलमा भी आई है। कौन कहता है यह? ध्यान में रखेंगे, चाची। ठीक, क्या क्या? राजा निर्बंसिया लौट आए हैं। राजा निर्बंसिया क्यों कहा था? क्योंकि उसका कोई संतान नहीं था, इसीलिए उसने यह बात कही थी। किसने? चाची ने। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरौठे में घुसते ही जगपति हाँफ कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पांव तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना। तेल नहीं होगा इस वक्त, ज़रा ऐसे ही काम। तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल ना। कहते कहते जगपति एकदम चुप हो गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके इस व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी, जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने की दो बातें थीं। जगपति के कानों में कोई व्यंग से कह रहा था, राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए। और चंदा के दिल में एक बात चुभ रही थी। क्या? दो बातें कौन सी थी? जगपति को क्या लग रहा था? जगपति को लग रहा था कि राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए। ठीक। और चंदा को क्या चुभ रहा था? कि तुम्हारे तो कभी कुछ नहीं होगा। और सख्ती से सख्ती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में न नींद आई। सो गई चंदा तो सो गई, किंतु जगपति को नींद नहीं आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया। पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन थी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारों और घन गुफाओं सी अलमारियां, जिसमें से बार बार झांक कर देखता था और वह सिहाए उठता था। फिर जैसे कुछ तब्दील हो गया। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी सिराएं कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खौल उठी। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उसके लंबे लंबे नाखून निकल गए। राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर। और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर हो गया और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिघी बंद जाने के बाद भी उसकी आवाज़ फूटी, चंदा। चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान पड़ने लगी। जगपति अपनी पाटी का सहारा लेकर झुका, कांपते पैर सामने जमीन पर रखे और चंदा के खाट के पास सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा तो चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिन्हें हाल में जन्मे बच्चे की गभुआरे बालों की सी सुगंध, दूध की कचाइंद, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह सी चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोए रेशम से, और भी उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी की
हल्की हल्की हल्का मिटा हुआ सा आभास, नन्हे नन्हे निर्द्वंद सोए पलक, और उसकी मासूम सी कांटों की तरह बरौनियाँ, और सांस में घुलकर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज़ की लय, फूल की पंखुड़ी से पतले पतले ओठ, उन पर पड़ी अछूत रेखा, उसमें सिर्फ दूध सी महक, उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता। और उसके मुख से अस्फुट शब्द निकला, बच्ची। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने अपने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसारकर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लिया, भरना चाहा कि कोई कठोर सी चीज उसकी उंगलियों में टकराई। वह जैसे होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर को नीचे नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा हुआ कुछ उसके हाथ में आ गया। उसको अपने को संयत करता वह जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे। क्यों उस पर सांप सूंघ गया? क्योंकि उस चंदा ने क्या कहा था कि उसने सोने के कड़े को देकर ही उसका इलाज करवाया है, किंतु जब देखता है कि क्या हो रहा है कि सोने के कड़े उसके पास हैं, बच्चन सिंह ने उसको लिया नहीं था। ठीक। और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये कड़ी तो चंदा बेचकर मेरा इलाज करा रही थी। वे सब दवाइयाँ और ताकत की टॉनिक। उसने तो कहा था ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है। मैंने हाथ के कड़े बेचने को दे दिए हैं, पर उसका गला बुरी तरह सूख गया। जबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी। रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयत हुआ। उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिया और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सीख का बना ढांचा रह गया है, नितांत हल्का तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाला सा तिनका सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांग कर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। नौकरी क्या करता था? वो मुहर्रिर था। इतने दिनों की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरी मुहर्रिर रख लिया था। वह रोज यही सोचता, पर चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा के पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। वह सोचता, आखिर चंदा क्या रह जाएगी? एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया जाए तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या? चंदा के साथ वह न्याय कैसे करे? उसे दूसरी आँख की रोशनी कैसे मांग ले? फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कड़े को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, वह कैसे उस लज्जा को स्वयं ही उघार कर ढांपेगा? ठीक।
और वह इन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में घूमता रहता। किसी से उधार ले पर किस संपत्ति पर, क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा। और मोहल्ले में लोग एक एक पाई पर जान देते हैं। कोई चीज़ खरीदते वक्त भाव मोल में 1 पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर 1 पैसा बचाते हैं। 1 पैसे के मसाले की पुड़िया बंधवा कर 11 मरतबा पैसे की हिसाब जोड़कर 1 आध पैसे उधार कर मिन्नतें करते सौदा घर लाते हैं। गली में कोई खोंचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज़ को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज़्यादा पाने की नीयत से 2 जगह बंधवाते हैं। कौन? उसके आसपास के लोग। ठीक, जरा भाव के ज़रा से फ़र्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी गली तरकारियों को किफ़ायत के कारण लाते हैं। ठीक, ऐसे लोगों से किस मुंह से मांगकर वह गरीबी के एहसास पर क्या कह रहा है? ऐसे लोगों को से किस मुंह पर मांगकर वह उसकी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरौठे में ही एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भी वह आगंतुक की कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और। उसकी अपनी आँखों से देख लीजिए उन्हें, समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। कौन कह रही है? चंदा कह रही है। ठीक, हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती। ख्याल नहीं करेंगे तो मुश्किल उठाएंगे। कोई पुरुष का स्वर था यह। जगपति असमंजस में पड़ गया। वह एकदम भीतर घुस जाए इसमें क्या कोई हर्ज है? पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे। बाहर बरौठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई कि वहीं से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज़ को खोलता चिल्लाए, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है? कौन? मेहरबान। चंदा उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी। अपने कंपाउंडर साहब आए हैं। खोजते खोजते आज घर का पता चल पाया है। तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हैं। कौन? बच्चन सिंह। अच्छा, वही तो मैं कहूँ, भला कौन? कहता जगपति पास पहुंचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बच्चन सिंह फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। क्यों, क्या हुआ? कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में ना रहते घुसकर बैठ सकते हो? तुम तो उल्टे पैरों लौट आओगे। चंदा कहकर जगपति के मुंह पर उसकी इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात भी कहने की या पूछने की है। फिर बोला, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला। ठीक होगा, पर
कहते कहते चंदा रुक गई। आगे का भाग हम इसके दूसरे में करेंगे। ठीक, किस प्रकार की कहानी है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम अपने भाग दूसरे में। ठीक, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।